ये है दुनिया की टॉप 20 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स की लिस्ट और इनमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, रशिया का येंडेक्स और साउथ कोरिया का नेवर। बाकी सभी कंपनीज क्या तो अमेरिकन है या फिर अमेरिका में ऑपरेट करती हैं। पर एक चीज नोटिस की आपने, इस लिस्ट में एक भी यूरोपियन कंपनी नहीं है। सरप्राइजिंग राइट? सोचिए, आप रोज गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप या फेस टाइम से मैसेजेस भेजते हैं। बेसिकली हम हर दिन उन एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो यूरोप के बाहर बनाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितनी यूरोपियन टेक कंपनीज आपको याद आती है? शायद बहुत ही कम। लेकिन यूरोप हमेशा से टेक रेस में पीछे नहीं था। एक टाइम था जब यूरोप दुनिया का टेक लीडर हुआ करता था। फेसबुक और अमेज़न से पहले दुनिया नोकिया, सीमेंस और एरिक्सन के नाम जानती थी। यूरोप ने एलन ट्यूरिंग, कॉनराड ज़्यूस और टिम बर्नर्स-ली जैसे विजनरीज को जन्म दिया है, जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटिंग की फाउंडेशन को रखा है। यूरोप का इंडस्ट्रियल लेगेसी सॉलिड है, ऑटोमोबाइल से लेकर एरोस्पेस तक। जर्मनी का BMW, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, फ्रांस का एयरबस जिसने दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन बनाया है, हाई स्पीड ट्रेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी। यूरोप इज डूइंग मेनी थिंग्स राइट। और अगर एजुकेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सोबॉर्न जैसे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर सवाल वापस से वही है कि इतने रिसोर्सेज के बाद भी यूरोप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टेंसेंट जैसी कंज्यूमर टेक कंपनीज क्यों नहीं बना पाया है? ऑल्दो कुछ कंपनीज हैं यूरोप में, स्वीडन की स्पॉटिफाई और जर्मनी की SAP, लेकिन ये कंपनीज एप्पल, गूगल या अमेज़न के स्केल तक नहीं पहुंच पाई है। स्पॉटिफाई तो बेयरली प्रॉफिटेबल है, SAP मैसिव है, लेकिन ये एक B2B है और आम आदमी ने SAP लोगो शायद कभी देखा भी नहीं होगा। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। 2024 में 7 टॉप अमेरिकन टेक कंपनीज ने कंबाइंड $13 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया था। सिर्फ 7 कंपनीज, और उनका टोटल वैल्यू जर्मनी, फ्रांस, UK और इटली की GDP के बराबर है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में यूरोप की टॉप 11 फर्म्स सिर्फ $2.2 ट्रिलियन तक पहुंच पाई है। और अगर USA को भी एक बार के लिए हम साइड में रखें तो एशिया भी टेक रेस में यूरोप से आगे निकल रहा है। जापान में है सोनी, निंटेंडो, पैनासोनिक, साउथ कोरिया में है सैमसंग, LG और चाइना में है BYD, हुआवे, बाइटडांस, टेंसेंट और अलीबाबा। तो सवाल वापस से वही कि यूरोप कंज्यूमर टेक क्यों नहीं क्रैक कर पाया? फिलिप लेफॉन, ये एक बिलियनियर हेज फंड मैनेजर है जो यूरोप से USA शिफ्ट हो गए। उन्होंने यूरोप के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं। Happened to Europe? Europe has 200 million more people than the United States. Why do we not have any technologies that Europeans developed that we need to use today to get through our life in the United States? What happened to Europe's inventiveness? Listen, I think there's 2 reasons, and from my personal experience, I moved to the US when I was 16 and I never came back. I recently also became an American citizen. One thing that I've noticed is some of the best European entrepreneurs, they leave to start their companies in the US. So there's some very famous companies like Snowflake, but they were started actually by 3 French people, but it's an American company. So I think problem number 1 is the US is such an amazing country that a lot of people decide to start their companies in the US. Problem number 2 is if I'm in the US and I start a company, I get money from people who are willing to lose it, understand the risk, and I can probably get a term sheet in a matter of weeks. Oh, if I try to raise money in Europe, good luck. And then after that, I'm in one country, and then I need to have a different set of regulation that I need to respect to be in the big 6. And then there's, I don't know, 30 or 40 countries in the European Union, each with their own regulation. तो मेन इशू ये है कि यूरोप के हर स्टार्टअप को अलग अलग 27 रेगुलेटरी सिस्टम से डील करना पड़ता है, 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कोप करना पड़ता है, और लेबर लॉज भी अलग है हर देश में। और सबसे बड़ी बात, यूरोप एक यूनिफाइड मार्केट की तरह ऑपरेट नहीं करता है जैसे USA करता है, और इसी वजह से कंपनीज को स्केल करने में मुश्किल हो जाती है। ऊबर का केस ले लीजिए। पेरिस से शुरुआत हुई थी यूरोप में 2011 में, लेकिन जब एक्सपेंशन का टाइम आया तो हंगरी और बल्गेरिया ने आउटराइटली ऊबर को बैन कर दिया। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स ने रेगुलेटर्स और टैक्सी यूनियंस ने इतना बैकलैश किया कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और इवेंचुअली
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि इंडिविजुअल कंट्रीज अपने लेवल पर ऊबर को बैन कर सकती है बिना किसी यूरोपियन यूनियन के अप्रूवल के। यही फ्रेगमेंटेड रेगुलेशंस टेक ग्रोथ का एक बड़ा रोड ब्लॉक है। एक कहावत है ऑनलाइन, अमेरिका इनोवेट्स एंड यूरोप रेगुलेट्स। रेगुलेशंस नेसेसरी है, लेकिन वो टेक कंपनीज के लिए कॉस्ट भी बन जाती है। मेटा को 1.2 बिलियन यूरो का फाइन लगा डेटा प्रोटेक्शन लॉज के वायलेशन पे, which is a good step for consumers। लेकिन ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एक स्टार्टअप के लिए मार्केट में एंटर करना मुश्किल बना देती है। और सिर्फ रूल्स ही नहीं, माइंडसेट भी कंजर्वेटिव है यूरोपियंस का। कई टेक फाउंडर्स का कहना है कि यूरोपियन वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स रिस्क नहीं लेना चाहती, उनके पास विजन नहीं है। ये लोग मोस्टली सेफ B2B सेक्टर्स जैसे फाइनेंस या हेल्थ टेक में इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए SAP जैसी बड़ी B2B कंपनीज तो हैं, लेकिन कंज्यूमर फेसिंग इनोवेशंस कम है। उनका ये भी कहना है कि सिलिकॉन वैली में रिस्क टेकिंग को सेलिब्रेट किया जाता है, फेलियर को एक लेसन माना जाता है। यूरोप में फेलियर का मतलब होता है फंडिंग बंद। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन स्टार्टअप्स को 54% कम फंडिंग मिलती है व्हेन कंपेयर्ड टू देयर US स्टार्टअप्स काउंटरपार्ट्स, और सिर्फ 0.5 स्टार्टअप्स ही स्केल कर पाती हैं। और ब्रेन ड्रेन भी यूरोप में काफ़ी है। पिछले 10 सालों में साइंस के ग्रेजुएट्स जो यूरोप छोड़कर US से जा रहे हैं, उनकी संख्या 49% से 73% तक बढ़ गई है। आज हम सोसाइटी की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल वेलफेयर एंड ओपननेस टू न्यू आइडियाज। यूरोप इन तीनों कैटेगरीज में आ गया है। फिर भी कम फंडिंग, कुछ ज़्यादा ही कॉशियस अप्रोच और फ्रेगमेंटेड सिस्टम ने मिलकर यूरोप के टेक इकोसिस्टम को स्लो डाउन कर दिया है।